नमस्कार दोस्तों, डेली जीएस एनालिसिस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूपी पीसीएस की आगामी प्रीलिम परीक्षा के लिए यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे थे। कल के वीडियो में हमने लगभग 36 प्रश्नों को देखा था। आइए आगे के प्रश्नों को बिना देर किए हम लोग देख लेते हैं। 37वां प्रश्न दिया गया है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए है कि हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है और कारण आर है कि हाल के वर्षों में हिमालय में बड़े पैमाने पर खनन गतिविधियां हुई हैं। नीचे दी गए कूट में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। पहला कूट है ए सही है परंतु आर गलत है। दूसरा है ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा है ए गलत है परंतु आर सही है। और चौथा है ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु ए आर ए की सही व्याख्या है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, यानी ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति नहीं है? तो आपको बताना है इनमें से कौन है जो पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति नहीं है। सबसे पहला है यारडंग, दूसरा है इंसेलबर्ग, तीसरा है एस्कर और चौथा है ज्यूजेन। इनमें से कौन सा पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति नहीं है? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी एस्कर। अगला प्रश्न है, तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला है समुद्र तल से उस स्थान की उन्तुगता, दूसरा है अक्षांश, तीसरा है समुद्र से दूरी, चौथा है वायु सहती एवं महासागरीय धाराओं की प्रकृति और चौथा है स्थानीय कारक। आपको बताना है कि तापमान में वितरण को प्रभावित करने के वाले कारकों के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं या कौन कौन से कारक सही हैं। आपको बताना है ऑप्शन ए सही है या ऑप्शन बी सही है या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। इनमें से कौन सा प्रश्न सही होगा, कौन सा कारक सही रहेगा? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी 1, 2, 3, 4, 5 ये सभी के सभी जो हैं करेक्ट हैं। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक युग्म है जो करेक्टली मैच नहीं है। सबसे पहले है जोरन स्विट्ज़रलैंड, फिर पापागायो मैक्सिको, फिर सांता आना स्पेन या सिराको सहारा रेगिस्तान। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है सांता आना स्पेन। ये करेक्टली मैच नहीं किया गया है, अंततः ये जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है उष्णकटिबंधीय वर्षावन एक प्रवाल भित्ति से अत्यधिक प्रजातीय विविधताएं पाई जाती हैं। ठीक है जी। और मरुस्थल एवं ज्वारनादमुख क्षेत्र में अपेक्षाकृत निम्न प्रजातियां विविधता पाई जाती है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन एवं प्रवाल भित्ति में अत्यधिक प्रजातियां या प्रजातीय विविधता पाई जाती है, यानी कि अलग अलग कई स्पीशीज पाए जाते हैं। और दूसरा है मरुस्थल एवं ज्वार नदमुख के क्षेत्र में अपेक्षाकृत निम्न प्रजातीय विविधता पाई जाती है। नीचे दिए गए कथनों में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। पहला है केवल 2 सही, दूसरा है केवल 1 सही, तीसरा है न तो 1 और ना ही 2 और चौथा है 1 और 2 दोनों सही। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, यानी 1 और 2 दोनों सही हैं। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत कार्य करने वाला एक स्वैच्छिक तंत्र है। और दूसरा है यह उन आर्द्र भूमियों की सूची बनाता है जो कि पारिस्थितिकीय संकट का सामना कर रही हैं। तीसरा कथन है इस रिकॉर्ड में भारत का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और पुलिकट झील शामिल है। इसके अलावा जो चौथा कथन यहाँ पे दिया गया होगा, हाँ, तो आपको बताना है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। केवल 2 और 3 सही है, केवल 1 और 2 सही है, केवल 1 और 3 सही है या केवल 1, 2 और 3 सही है। आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन जो है सही रहेगा। रामसर साइट्स के बारे में आपको बताना है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, यानी केवल 1 और 3 सही है। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अनुक्रमण की प्रवस्थाओं का सही क्रम होगा? ठीक है।
सबसे पहला दिया गया है आस्थापन, प्रवास, प्रतिक्रिया, नग्नीकरण और स्थिरीकरण। उसके बाद है प्रतिक्रिया, स्थिरीकरण, नग्नीकरण, अस्थापन और प्रवास। उसके बाद है नग्नीकरण, प्रवास, अस्थापन, प्रतिक्रिया और स्थिरीकरण। और चौथा है प्रवास, स्थिरीकरण, प्रतिक्रिया, अस्थापन और नग्नीकरण। जैविक अनुक्रमण की प्रवस्थाओं के बारे में आपको बताना है कि उसका सही क्रम क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, यानी सबसे पहले आएगा नग्नीकरण, फिर प्रवास, फिर आस्थापन, फिर प्रतिक्रिया और फिर आएगा स्थिरीकरण। अगला प्रश्न है, भारत में टाइगर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सबसे पहला है नामदफा मिजोरम दिया गया है, फिर उसके बाद बुक्सा पश्चिम बंगाल, फिर कवाल तेलंगाना और सतकोसिया ओडिशा। इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व जो है दिए गए उपयुक्त राज्य में अवस्थित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है नामदफा मिजोरम, जो कि करेक्टली मैच नहीं किया हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ओजोन क्षरण नियंत्रण हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रयास नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है ओजोन की जो डिफ्रेक्शन है उसको कम करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास नहीं है। सबसे पहला है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, फिर वियना कन्वेंशन, फिर किगाली समझौता या कानकून समझौता। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि कानकून समझौता जो है ओजोन क्षरण नियंत्रण हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय प्रयास नहीं है। अगला प्रश्न है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला है, यह जैव विविधता एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए अनुसंधान कार्य करने वाला भारत का सबसे बड़ा गैर सरकारी संगठन है। और दूसरा है, इसको 15 सितंबर 1888 को बम्बई में 8 प्रकृतिवादियों द्वारा शुरू किया गया था। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना। उपयुक्त जो कथन दिए गए हैं उनमें से कौन से सही है। क्या एक सही है, दो सही है, एक और दो दोनों सही है, या केवल एक और दो दोनों, न तो एक और ना ही दो, कोई भी सही नहीं है इनमें से। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, यानी केवल एक सही है। यह जैव विविधता एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए अनुसंधान कार्य करने वाला भारत का सबसे बड़ा गैर सरकारी संगठन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष बर्ड लाइफ इंटरनेशनल की स्थापना की गई थी। सबसे पहला ऑप्शन है 1922 में, फिर दूसरा 1935 में, तीसरा 2005 में और चौथा है 1985 में। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए 1922 में। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा वातावरण में CO2 से जो कार्बन निकलकर पौधों एवं मिट्टी में संग्रहित हो जाता है वह कहलाता है। सबसे पहला ऑप्शन है ब्लैक कार्बन, दूसरा है ब्राउन कार्बन, तीसरा है ग्रीन कार्बन और चौथा है ब्लू कार्बन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा वातावरण से जो CO2 या जो कार्बन निकलकर पौधों एवं मिट्टी में संग्रहित हो जाता है उसे क्या कहा जाता है, यहाँ पे पूछा गया है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, ग्रीन कार्बन। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव IUCN के गंभीर संकटग्रस्त की श्रेणी में नहीं आता है। आपको बताना है जो IUCN की लिस्ट है उसमें जो गंभीर संकटग्रस्त की श्रेणी है उसमें इनमें से कौन सा जीव नहीं आता है। सबसे पहला है जेडॉन कॉर्सर, दूसरा है गुलाबी सिर वाली बतख, तीसरा है कोंडाना चूहा और चौथा है ऑलिव रिडले समुद्री कछुआ। इनमें से कौन सा जो है IUCN की गंभीर संकटग्रस्त की श्रेणी में नहीं आता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑलिव रिडले का समुद्री कछुआ। ठीक है जी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक प्रदूषक नहीं है। ऑप्शन ए है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन सी है नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑप्शन डी है सल्फर डाइऑक्साइड। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है प्राथमिक प्रदूषक नहीं है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि नाइट्रिक एसिड। ठीक है जी। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में जोहार घाटी पाई जाती है। आपको बताना है कि वो कौन सा राज्य है जहाँ पर जोहार घाटी पाई जाती है। सबसे पहला ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश,
दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा है पश्चिम बंगाल और चौथा है उत्तराखंड। सो जोहार घाटी किस राज्य में पाई जाती है आपको बताना है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी यानी उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें मृदा वतित होती है या वंध्य मृदा उर्वरक मृदा में परिवर्तित हो जाती है, या मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है, या मृदा अपरदन होता है। सो आपको बताना है मृदा संरक्षण वह उपक्रम है जिसमें मृदा क्या होती है, वतित होती है, या बंध्य मृदा उर्वर मृदा में परिवर्तित हो जाती है, या मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है, या मृदा अपरदन होता है। सो मृदा संरक्षण के बारे में बताया गया है, पूछा गया है यहाँ पे। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है, उसे मृदा संरक्षण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को विशेष अभिभाषण का प्रावधान है। आपको बताना है कि राष्ट्रपति जो महामहिम होते हैं उनको विशेष अभिभाषण का प्रावधान किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 87, अनुच्छेद 88 या अनुच्छेद 89। आर्टिकल 85, आर्टिकल 87, आर्टिकल 88 या आर्टिकल 89, इनमें से किस विशेष अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रपति को विशेष अभिभाषण का प्रावधान दिया गया है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आर्टिकल 87, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, वर्ष 1947 में गठित स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री कौन थे। ऑप्शन ए है डॉक्टर जॉन मथाई, ऑप्शन बी है आर के षणमुखम चेट्टी, ऑप्शन सी है सरदार बलदेव सिंह, या ऑप्शन डी है रफ़ीक अहमद किदवई। वर्ष 1947 में जो संविधान सभा गठित हुई थी या मंत्रिमंडल जो बनाया गया था उसमें किनको जो है भारत का रक्षा मंत्री बनाया गया था। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, सरदार बलदेव सिंह को। ठीक है जी, आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय संविधान की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। दूसरा कथन है संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। तीसरा कथन है एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। और चौथा है धर्मनिरपेक्ष राज्य का होना। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है या कौन से कथन सही है आपको बताना है। ऑप्शन ए है केवल 1, 2 और 3, ऑप्शन बी है केवल 2, 3 और 4, ऑप्शन सी है 1, 3 और 4 और ऑप्शन डी है 1, 2, 3 और 4 यानी सभी सही है। इनमें से बताना है कि आपको संविधान की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा या कौन से कथन सही दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, यानी 1, 2, 3, 4 सभी के सभी कथन बिल्कुल सही हैं संविधान की विशेषताओं के संदर्भ में। अगला प्रश्न है, जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है तो उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों द्वारा कौन सी रीट जारी की जाती है। आपको बताना है कि जब कोई हाई ऑफिशियल जो होता है अपने काम नहीं करता है, अपने जो है सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करता है, तो उसके लिए जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट है कौन सी रीट जारी कर सकती है। पहला ऑप्शन है प्रतिषेध, दूसरा है अधिकार परीक्षा, तीसरा है उत्प्रेषण और चौथा है परमादेश। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, परम आदेश। जब कोई अधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करता है तो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय उसके खिलाफ परम आदेश रीट जारी कर सकती है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सबसे पहला है, एक तरफ भाग दिया गया है और दूसरी तरफ संविधान के भाग में जो विषय हैं उनको दिया गया है। सबसे पहले है भाग 4, फिर भाग 9 का और उसके बाद है भाग 18 और उसके बाद है भाग 15। आपको इनको सही सुमेलित करना है। आप एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, आपको इनको सही सुमेलित करना है, इन प्रश्नों को मिलान करना है, फिर मैं आपको सही उत्तर बताता हूँ इस क्वेश्चन का। देखिए, सबसे पहले जो भाग 4 आएगा वो राज्य के नीति निदेशक तत्वों से संबंधित है। उसके बाद जो भाग 9 का है वो आपका जो संबंधित है वो है नगर पालिकाओं से। उसके बाद
भाग 18 जो आएगा वो आपका संबंधित है आपात उपबंध से, और उसके बाद भाग 15 जो है वो निर्वाचन से संबंधित है। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो आपको यहाँ पे सही सुमेलित नहीं बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं किया गया है। सबसे पहला है वार्षिक वित्तीय वितरण अनुच्छेद 110 में दिया गया है, क्या यह सही है या नहीं? राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 115 में 155 में दिया गया है, क्या यह सही है या गलत है? उसके बाद राज्यों में विधान परिषदों का सृजन एवं समाप्ति अनुच्छेद 169 में दिया गया, क्या यह सही है या इनकरेक्ट है? या इसके बाद विधेयकों पर अनुमति अनुच्छेद 200 में दिया गया है। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, यानी वार्षिक वित्तीय वितरण जो है अनुच्छेद 110 में नहीं दिया गया है, यानी ये सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकारी शामिल नहीं है? सबसे पहला ऑप्शन है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG, क्या ये शामिल नहीं है या है आपको बताना है। उसके बाद है भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त, क्या ये शामिल है या नहीं है आपको बताना है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश या राज्यों के राज्यपाल, दूसरी अनुसूची में किनको शामिल नहीं किया गया है भारतीय संविधान में आपको बताना है। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, यानी भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त जो है ये दूसरी अनुसूची में शामिल नहीं है। ठीक है जी। अगला प्रश्न है नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए है कि अखिल भारतीय सेवाएं राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने में सहायक होती हैं, और कारण आर दिया गया है कि अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का आपको चयन करना है। सबसे पहला कथन है ए सही है परंतु आर गलत है। दूसरा है ए गलत है परंतु आर सही है। तीसरा है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। और चौथा है ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या है। सो अखिल भारतीय सेवाएं राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने में सहायक होती है, क्या ये सही है या गलत है आपको बताना है। उसके बाद अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो आपको बताना है क्या अभिकथन ए सही है या कारण आर सही है। क्या कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है या अभिकथन ए कारण आर की सही व्याख्या करता है। सो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, यानी ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो आर जो है ए की सही व्याख्या करता है, यानी कि अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों की नियुक्ति भारत सरकार के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और अखिल भारतीय सेवाएं राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने में सहायक होती हैं। अगला प्रश्न है केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण निम्नलिखित में से कौन सा कार्य देखता है। सबसे पहला ऑप्शन है भर्ती संबंधी मामले, दूसरा है अनुशासनात्मक संबंधी मामले, तीसरा है पदोन्नति संबंधी मामले और चौथा है भर्ती एवं सेवा संबंधित मामले। सो आपको बताना है केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण निम्नलिखित में से कौन सा कार्य देखता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, यानी भर्ती एवं सेवा संबंधित मामलों को जो है भारतीय केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा देखा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई है। सबसे पहला ऑप्शन है 40वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। दूसरा ऑप्शन है 41वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। दूसरा है 39वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 और चौथा है 33वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974। सो किस संविधान संशोधन के तहत जो है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की जो आयु है वो 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है 41वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है 51वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन या कौन से कथन सही है। सबसे पहला है केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी।
और दूसरा है राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 15 से कम नहीं होगी। अब नीचे दिए गए कूट में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। पहला ऑप्शन है ना तो एक और ना ही दो, दूसरा है केवल एक और दो दोनों, तीसरा है केवल दो और चौथा है केवल एक। सो इनमें से कौन सा जो है कथन सही है आपको बताना है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, यानी केवल एक सही है, दूसरा जो है गलत है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अंतर्गत देश में शासन निम्नलिखित में से कौन से मूलभूत हैं। तो आपको बताना है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत देश के शासन में निम्नलिखित में से कौन से मूलभूत हैं। सबसे पहला है मौलिक कर्तव्य, दूसरा है मौलिक अधिकार, तीसरा है मौलिक कर्तव्य एवं मौलिक अधिकार और चौथा है राज्य के नीति निदेशक तत्व। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी। ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, राज्य के नीति निदेशक तत्व जो हैं संविधान के अंतर्गत देश के शासन के निम्नलिखित मूलभूत में से जो है राज्य के नीति निदेशक तत्व है महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित उपबंध किया गया है। सबसे पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 64, दूसरा है अनुच्छेद 69, अनुच्छेद 66 या अनुच्छेद 67। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित उपबंध कौन से अनुच्छेद में दिए गए हैं आपको बताना है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, यानी कि आर्टिकल 66 अनुच्छेद 66 में जो है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित उपबंध दिए गए हैं। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ भारत के राष्ट्रपति हैं और दूसरी तरफ उनका चुनावी विवरण दिया गया है। ठीक है। एक तरफ वीवी गिरी, नीलम संजीव रेड्डी, राजेंद्र प्रसाद और जाकिर हुसैन दिए गए हैं। सबसे पहले जो वीवी गिरी आएंगे ये है द्वितीय वरीयता की मतगणना, इनसे संबंधित है चुनावी विवरण जो रहेगा। उसके बाद नीलम संजीव रेड्डी जो हैं वो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। उसके बाद आएगा आपका राजेंद्र प्रसाद जो कि 2 कार्यकालों के लिए निर्वाचित हुए थे और डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे पद धारण के दौरान इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की चयन समिति की अध्यक्षता कौन करता है। सबसे पहला ऑप्शन है राज्यपाल, फिर है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, फिर मुख्यमंत्री या राज्य का मुख्य सचिव। आपको बताना है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों के चयन समिति की अध्यक्षता कौन करेगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, यानी कि चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री। भारत में उच्च न्यायालयों के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। सबसे पहला कथन है आधिकारिकता का मामला एवं न्यायालय की अवमानना, और दूसरा है संसद सदस्य एवं राज्य विधानमंडल सदस्यों के निर्वाचन संबंधित मामले, या तीसरा है नागरिकों के मूल अधिकारों का प्रवर्तन। अब नीचे दिए गए कूट में से आपको फिर से सही उत्तर का चयन करना है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1, 2 और 3 तीनों ही ये करेक्ट हैं। ठीक है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का उपबंध किया गया है। ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट जज जो होते हैं उनके जो अपॉइंटमेंट का उपबंध है वो कौन से आर्टिकल में किया गया है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 235, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 234, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 233 या ऑप्शन डी है अनुच्छेद 216। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आर्टिकल 233, जिसमें जो है डिस्ट्रिक्ट जजेस के अपॉइंटमेंट की जो है उपबंध किए गए हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1966 में पंचायती राज प्रशिक्षण केंद्रों पर गठित समिति के अध्यक्ष थे। सबसे पहला ऑप्शन है जी रामचंद्रन, दूसरा है आर के खन्ना, तीसरा है वी रामनाथन या चौथा है बी ईश्वरन। 1966 में जो पंचायती राज प्रशिक्षण केंद्र गठित किए थे उस समिति के अध्यक्ष कौन थे आपको बताना है।
इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि जी रामचंद्रन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची का विषय नहीं है। सो आपको बताना है कौन सा विषय है जो संघ सूची का विषय नहीं है। सबसे पहला ऑप्शन है युद्ध और शांति, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य, तीसरा है राष्ट्रीय राजमार्ग और चौथा है मत्स्यन। सो आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है विषय संघ सूची का विषय नहीं है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी यानी कि मत्स्यन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से व्यय भारत के संचय निधि पर धारित होते हैं। तो आपको बताना है वे कौन से व्यय हैं जो भारत के संचित निधि पर धारित या भारित होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की पेंशन, दूसरा है प्रधानमंत्री की परिपलब्धियों एवं भत्ते, तीसरा है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन, या चौथा है ऋण प्रभार जिसके लिए भारत सरकार उत्तरदायी है। नीचे दिए गए कूट में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए है केवल 1, 2 और 3, ऑप्शन बी है केवल 2, 3 और 4, ऑप्शन सी है 1, 2, 3 और 4, या ऑप्शन डी है केवल 1, 3 और 4। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी यानी कि केवल 1, 3 और 4। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। छावनी बोर्ड का कार्यकारी अधिकारी निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन ए है रक्षा सचिव द्वारा, ऑप्शन बी है राज्य के मुख्य सचिव द्वारा, ऑप्शन सी है भारत के राष्ट्रपति द्वारा, या ऑप्शन डी है बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति द्वारा। छावनी बोर्ड का कार्यकारी अधिकारी भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 14 से 18 के मध्य, ऑप्शन बी अनुच्छेद 25 से 28 के मध्य, ऑप्शन सी अनुच्छेद 27 से 30 के मध्य, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 23 से 26 के मध्य। सो आपको बताना है किस अनुच्छेद के मध्य जो है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान किया गया है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी यानी कि 25 से 28 के मध्य जो है धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों पर विचार कीजिए। सबसे पहला कारक दिया गया है यहाँ पर कि अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र की बढ़ती हुई भूमिका, और उसके बाद दिया गया है कृषि का विक्रय अधिशेष, उसके बाद है औद्योगिकरण की तीव्र वृद्धि दर, और चौथा है प्राकृतिक संसाधन। सो आपको जो है आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में से कौन से कारक जो हैं सही हैं आपको बताना है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं बताने हैं। तो पहला ऑप्शन है केवल 1, 2 और 3, दूसरा है केवल 2, 3 और 4, तीसरा है केवल 1, 3 और 4, और चौथा है 1, 2, 3 और 4 सभी करेक्ट हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी यानी कि 1, 2, 3 और 4 ये सभी जो है आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। सबसे पहला ऑप्शन है VKRV राव ने, या RC दत्त ने, या DR गाड़ियल ने, या फिर जो है दादा भाई नौरोजी ने। सो सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था। VKRV राव ने, RC दत्त ने, DR गाडगिल ने, या दादा भाई नौरोजी ने। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी यानी कि दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सबसे पहले पंचवर्षीय योजनाएं हैं और उसके सामने दिए गए हैं वर्ष। सो 8वीं पंचवर्षीय योजना आपको बताना है कब हुई थी। तो ये था 1992 से 1997 तक। उसके बाद है 9वीं पंचवर्षीय योजना हुई थी, यह है 1997 से 2002 तक। उसके बाद 10वीं क्या होगी, तो 2002 से लेके 2007 तक, और 7वीं हो जाएगी 1985 से लेके 1990 तक। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है,
केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको बताना है कि केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही दिया गया है। सबसे पहला कथन है, इसकी स्थापना मई 1950 में की गई थी तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में अवस्थित है। दूसरा है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने जनवरी 2015 के आधार वर्ष 2004-05 के स्थान पर 2011-12 को कर दिया है। अब नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। पहला कथन है केवल एक सही, दूसरा है केवल दो सही, तीसरा है एक और दो दोनों सही, और चौथा है ना तो एक और ना ही दो सही। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि केवल दो सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। आपको बताना है, स्वर्ण रेशा क्रांति क्या कपास उत्पादन से संबंधित है, हरित सोना क्रांति क्या बांस उत्पादन से संबंधित है, बादामी क्रांति क्या मसाला उत्पादन से संबंधित है, या धूसर क्रांति क्या यह रासायनिक उर्वरक से संबंधित है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है स्वर्ण रेशा क्रांति। स्वर्ण रेशा क्रांति जो है वो कपास उत्पादन से संबंधित नहीं है। स्वर्ण रेशा क्रांति जो है वो कपास उत्पादन से संबंधित नहीं है, बाकी के सभी बिल्कुल करेक्टली मैच हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना संबंधित है। सबसे पहला है खाद्य सब्सिडी से, दूसरा है बीज वितरण से, तीसरा है कृषकों के बीमा से, या चौथा है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना से संबंध है किस विभाग का या किस चीज़ से संबंधित है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान अवस्थित है। आपको बताना है वो कौन सा राज्य है जहां पर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान अवस्थित है। सबसे पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है हरियाणा और चौथा है गुजरात। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि हरियाणा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उद्यम को महारत्न का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। सबसे पहला ऑप्शन है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, दूसरा है ऑयल इंडिया लिमिटेड, तीसरा है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, और चौथा है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। आपको बताना है कि महारत्न कंपनी में कौन सा इनमें से शामिल नहीं है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ऑयल इंडिया लिमिटेड। OIL जो है ये महारत्न कंपनी का इसको दर्जा प्राप्त नहीं है अभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। सबसे पहला है मानव पूंजी सूचकांक, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो इसके सामने लिखा है विश्व आर्थिक मंच। क्या ये सही है या नहीं, आपको बताना है। दूसरा है बहुआयामी गरीबी सूचकांक, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है। क्या ये सही है या गलत है। हैप्पी प्लैनेट इंडेक्स, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है। क्या ये सही है या गलत है, आपको बताना है। या विश्व खुशहाली रिपोर्ट, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ये करेक्टली मैच नहीं किया गया है, बाकी सभी जो है सही सुमेलित किए हुए हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। सबसे पहला कथन है, इस योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्रों में श्रमिकों का पेंशन योजना प्रदान करना है। जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक या मजदूर हैं उनको पेंशन योजना प्रदान करना है। क्या इसका मुख्य कर्तव्य है। दूसरा है, इस योजना की शुरुआत फरवरी 2019 में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा की गई थी। अब नीचे दिए गए कूट में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। पहला ऑप्शन है एक और दो दोनों, दूसरा है केवल दो, तीसरा है केवल एक, और चौथा है न तो एक और ना ही दो। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी एक और दो दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, सतत विकास लक्ष्यों यानी 2030 के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। सबसे पहला है लक्ष्य 1, गरीबी के सभी रूपों की समाप्ति करना है। दूसरा है लक्ष्य 5, लैंगिक समानता को प्राप्त करना है। तीसरा है लक्ष्य 7, सस्ती विश्वसनीय टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना है। और चौथा है लक्ष्य 12, जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना है। आपको बताना है कि इनमें से सतत विकास लक्ष्यों में से
कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, यानी लक्ष्य 12 जो है जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्यवाही करना सतत विकास लक्ष्य 2030 के संदर्भ में करेक्टली मैच नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में गरीबी अनुमान हेतु निम्नलिखित में से कौन सी विधियों का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहला है कैलोरी ग्रहण, दूसरा है प्रति व्यक्ति आय, तीसरा है पारिवारिक उपभोग व्यय और चौथा है सिर गणना विधि। सो नीचे दिए गए कूट में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। पहला है केवल 1, 3 और 4, दूसरा है केवल 1, 2 और 3, तीसरा है केवल 2, 3 और 4 और चौथा है 1, 2, 3 और 4। सभी करेक्ट हैं। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, यानी केवल 1, 3 और 4। कैलोरी ग्रहण, पारिवारिक उपभोग पर व्यय और उसके बाद सिर गणना विधि जो है भारत में गरीबी अनुमान हेतु विधियां जो हैं अपनाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, राजकोषीय परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, राजकोषीय परिषद का गठन N.K. सिंह समिति के अनुशंसा पर किया गया है। दूसरा है, इस परिषद के एक अध्यक्ष और 2 सदस्य शामिल होंगे जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। राजकोषीय परिषद के संदर्भ में बताया जा रहा है। और तीसरा है, यह एक स्वतंत्र निकाय है। अब उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है, या कौन से कथन सही है बताना है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है 1, 2 और 3 तीनों ही सही है, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, खाते की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। पहला है, मजदूरी में बढ़ोतरी, करों में कमी, मुद्रा आपूर्ति में कमी या मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी। सो घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा आपको बताना है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, यानी मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी। नीचे दिए गए प्रश्न है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। सबसे पहला है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम 2014, उसके बाद है अटल भूषण योजना 2020, उसके बाद है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान 2016 या चौथा है उजाला योजना 2015। सो योजनाएं दी गई हैं और उनका वर्ष दिया गया है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला है पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम 2014, क्या ये सही सुमेलित किया गया है। उसके बाद है अटल भूजल योजना 2020, क्या ये सही है। उसके बाद है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना 2016, क्या ये सही है। या उसके बाद है उजाला योजना 2015। इनमें से कौन सा सही सुमेलित है आपको बताना है, नहीं है बताना है। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, यानी अटल भूजल योजना। ये जो है 2019 में आई थी, ना कि 2020 में। ठीक है जी। अगला प्रश्न है, वर्ष 2008 में शुरू की गई जलवायु परिवर्तन संबंधित राष्ट्रीय कार्य योजना से में निम्नलिखित में से कौन सी योजना शामिल नहीं है। सबसे पहला है राष्ट्रीय जल मिशन, दूसरा है राष्ट्रीय हरित मिशन, तीसरा है राष्ट्रीय मानसून मिशन और चौथा है राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन। सो आपको बताना है 2008 में शुरू की गई जलवायु परिवर्तन संबंधित राष्ट्रीय कार्य योजना में से कौन सी योजना शामिल नहीं है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, यानी कि राष्ट्रीय मानसून मिशन जो है इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, वित्तीय कार्यवाही कार्यबल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सबसे पहला है, वित्तीय कार्यवाही कार्यबल एक अंतर सरकारी निकाय है जिसकी स्थापना वर्ष 1989 से G7 के शिखर सम्मेलन में धन शोधन की समस्या के समाधान के लिए किया गया था। और दूसरा कथन है, भारत को वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का पूर्ण सदस्य का दर्जा प्रदान किया गया। सो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है केवल 1 सही, ऑप्शन बी है केवल 2 सही, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों सही, या ऑप्शन डी है ना तो 1 और ना ही 2। सो वित्तीय कार्यवाही कार्यबल के संदर्भ में आपको बताना है कि क्या इसकी स्थापना जो है, वित्तीय कार्यवाही कार्यबल एक अंतर निकाय सरकारी निकाय है जिसकी स्थापना 1989 में G7 शिखर सम्मेलन में धन शोधन की समस्या से समाधान के लिए किया गया था, या भारत को वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का पूर्ण सदस्य का दर्जा प्रदान करने के लिए किया गया था।
इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, यानी कि एक और दो दोनों ही सही हैं। ठीक है जी। अगला प्रश्न है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। सबसे पहला अभिकथन ए है कि शहरी गरीबी की जड़ ग्रामीण क्षेत्रों में होती है। ठीक है जी। तो शहरी गरीबी की जड़ जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में होती है, क्या ये अभिकथन सही है? और दूसरा कारण है ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर निम्न होता है। अब नीचे दिए गए कूट में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए है ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन बी है ए गलत है परंतु आर सही है। ऑप्शन सी है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या करता है। और ऑप्शन डी है ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या करता है। 92 जो क्वेश्चन है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, सकल राष्ट्रीय आय हमेशा निवल राष्ट्रीय आय से अधिक होती है क्योंकि इसमें सम्मिलित होती है या होता है। सबसे पहला है प्रत्यक्ष कर, विदेशी आय, आयकर या पूंजी खपत भत्ता। सकल राष्ट्रीय आय हमेशा निवल राष्ट्रीय आय से अधिक होती है, उसका क्या कारण है आपको बताना है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है पूंजी खपत भत्ता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? कौन सा उपकरण है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है? सबसे पहला है विद्युत बल्ब। क्या ये सही है या गलत है? विद्युत बल्ब जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। उसके बाद है ट्यूबलाइट, ये भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट या फिर जो है रोशनी में कन्वर्ट करता है। विद्युत मोटर जो है ये इलेक्ट्रिकल पावर को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करता है। और विद्युत सेल यानी कि जो बैटरी होती है जिसके दो टर्मिनल पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, ये क्या करता है कि इसमें केमिकल एनर्जी होती है जिसे ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार घटा हुआ प्रतीत होता है। दूसरा है, जब लिफ्ट नीचे की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। तीसरा है, जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार में कोई परिवर्तन नहीं प्रतीत होता है। अब नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल तीन या केवल एक, दो और तीन, तीनों। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड के भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला प्रश्न है, उपग्रह की कक्षीय चाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही या कौन से सही है बताना है। सबसे पहला है, उपग्रह की कक्षीय चाल उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करती है। और दूसरा है, उपग्रह पृथ्वी तल से जितना अधिक दूर होगा उतना ही उसकी चाल अधिक होगी। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का आपको चयन करना है। पहला कूट है न तो एक और ना ही दो, दूसरा है केवल एक, तीसरा है केवल दो और चौथा है एक और दो दोनों। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि केवल एक सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भूतुल्यकालिक कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की संभावना पे सबसे पहले व्यक्त की थी? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसने भूतुल्यकालिक कक्षा में संचार उपग्रह का जो है स्थापित करने की संभावना सबसे पहले व्यक्त की थी। सबसे पहला ऑप्शन है निकोला टेस्ला, बी है विलियम जेनी, सी है आर्थर सी क्लार्क या डी है जीन पियरे क्लानचार्ड। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आर्थर सी क्लार्क। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, बैरोमीटर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है आपको बताना है। आपको बैरोमीटर के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है बताना है या कौन सा सही है बताना है, या कौन से कथन सही। क्या तो दोनों सही हो सकते हैं, कोई एक सही हो सकता है। पहला है, बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो दिन साफ होने की संभावना होती है। और दूसरा है, बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। नीचे दिए गए कूट में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। पहला है केवल एक, दूसरा है केवल दो, तीसरा है एक और दो दोनों और चौथा है न तो एक और ना ही दो।
सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि ना तो एक और ना ही दो, दोनों ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स यहाँ पे दी गई हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा एक युग्म है जो सही सुमेलित नहीं किया गया है? सबसे पहले है गामा किरणें, क्या इसकी खोज रॉन्गजन ने की थी? उसके बाद है पराबैंगनी किरणें रिटर ने की थी, दृश्य विकिरण न्यूटन ने की थी, या अवरक्त विकिरण हर्शल ने की थी? देखिए, गामा किरणों की खोज जो है रॉन्जन ने नहीं की थी। रॉन्जन ने जो खोज की थी वो की थी एक्सरेज की खोज। ठीक है जी, तो सबसे पहला ऑप्शन ही इनकरेक्ट हो जाएगा। एक्सरे की खोज रॉन्जन ने की थी, ना कि गामा किरणों की खोज की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन कारणों से निकट दृष्टि दोष होता है? मायोपिया किस कारण से हो सकता है आपको बताना है। तो नीचे दिए गए कारण है, लेंस की गोलाई कम हो जाती है, लेंस की फोकस दूरी घट जाती है, लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। मायोपिया किस कारण होता है? नीचे दिए गए कूट में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, केवल 1 और 2, और केवल 1, 2 और 3। कौन सा इनमें से करेक्ट आंसर होगा? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है केवल 2 और 3, यानी लेंस की फोकस दूरी घट जाती है और लेंस की क्षमता जो है वो बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण नहीं है? सबसे पहला ऑप्शन है रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, दूसरा है जल में परख नली का चमकना, तीसरा है कांच में आई दरार का चमकना, और चौथा है सूर्योदय के पहले एक सूर्यास्त के बाद भी सूर्य का दिखाई देना। तो सूर्योदय के पहले या सूर्यास्त के बाद भी सूर्य का दिखाई देना क्या फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण नहीं है? या कांच में आई दरार का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण नहीं है? जल में परख नली का चमकना सही है, या फिर रेगिस्तान में मरीचिका का बनना इसका करेक्ट आंसर होगा? सो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आएगा वो है ऑप्शन डी, यानी सूर्य के पहले एवं सूर्यास्त के बाद भी सूर्य का दिखाई देना प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में भारी जल अथवा ग्रेफाइट उपयोग किया जाता है। क्या ये सही है या नहीं बताना है। नाभिकीय रिएक्टरों में नियंत्रक छड़ के रूप में कैडमियम अथवा बोरॉन की छड़ का उपयोग किया जाता है। सो इनमें से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है केवल एक सही, दूसरा है केवल दो, तीसरा है एक और दो दोनों, और चौथा है ना तो एक और ना ही दो। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? यूरेनियम 235 चट्टान की आयु ज्ञात करने में उपयोग होती है, या सोडियम 24 ट्यूमर का पता लगाने में भी उपयोग होता है, या फिर कोबाल्ट 60 रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में उपयोग होता है, या लोहा 59 अरक्तता का रोग पता लगाने के लिए किया जाता है। सो लोहा 59 क्या रक्तता का रोग पता लगाने के लिए किया जाता है? ये सही है या नहीं है आपको बताना है। कोबाल्ट 60 रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में उपयोग होता है, सही है या नहीं आपको बताना है। सोडियम 24 ट्यूमर का पता लगाने के लिए उपयोग होता है, क्या ये सही है या गलत है। या यूरेनियम 235 चट्टान की आयु को ज्ञात करने के लिए पता करने के लिए उपयोग होता है, सही है या गलत है आपको बताना है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सोडियम 24 ट्यूमर का पता लगाने के लिए नहीं उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अम्ल का उपयोग कपड़े के जंग के धब्बे हटाने के लिए किया जाता है? सो कपड़े से जंग के जो धब्बे होते हैं उनको हटाने के लिए किस अम्ल का उपयोग होता है आपको बताना है। सबसे पहला ऑप्शन है एसिटिक एसिड, या फिर दूसरा है टार्टरिक एसिड, तीसरा है मैथेनोइक एसिड, या चौथा है ऑक्सैलिक एसिड। सो कपड़ों से जंग का दाग हटाने के लिए किस एसिड का उपयोग होता है? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑक्सैलिक एसिड। अगला प्रश्न है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। सबसे पहला अभिकथन ए है कि लोहे में जंग लगने के लिए वायु में ऑक्सीजन और नमी दोनों की आवश्यकता होती है, और कारण आर दिया गया है कि लोहे में जंग लगना भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। अब नीचे दिए गए कूट में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए है ए और आर दोनों सही है, परंतु ए आर की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन सी है ए सही है परंतु आर गलत है, और ऑप्शन डी है ए गलत है परंतु आर सही है। सो लोहे में जंग लगना क्या भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है
ये अभी कारण बताया गया। और लोहे में जंग लगने के लिए नमी और ऑक्सीजन दोनों की ज़रूरत होती है। सो कौन सा इनमें से करेक्ट हो जाएगा आपको बताना है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि ए अभिकथन सही है परंतु कारण आर गलत है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए सूचियों में से सही उत्तर का या कूट का चयन करना है। एक तरफ जो है धातुएं दी गई हैं और दूसरी तरफ दिए गए हैं उसके अयस्क। तो सबसे पहले है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है काओलिन से बनता है। उसके बाद है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है बनता है किसेराइट से। उसके बाद है स्ट्रॉन्शियम। स्ट्रॉन्शियम जो बनता है वो बनता है आपका सिलेस्टाइन से। और चौथा है मैगजीन। मैगजीन आपका बनता है पायरोल्यूसाइट से। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। सबसे पहला है फाइकोलॉजी कवकों का अध्ययन। दूसरा है ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। चौथा है सारोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन। या चौथा है ओफियोलॉजी सर्पों का या सांपों का अध्ययन। सो इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। फाइकोलॉजी जो है ये कवकों का अध्ययन नहीं कहलाता है। दिस इज द इनकरेक्ट आंसर, यानी कि करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कोशिका भित्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है। और दूसरा है, यह सेलुलोज से बनी होती है। तीसरा कथन है, यह कोशिका को निश्चित आकृति एवं आकार बनाए रखने में सहायक होती है। और चौथा है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही कथन है आपको बताना है। केवल 1 और 2, दूसरा है केवल 2 और 3, तीसरा है केवल 1 और 3 और चौथा है 1, 2 और 3। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि केवल 2 और 3 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक वनस्पतियों को पराबैंगनी किरणों से के दुष्प्रभाव से बचाता है। सो जो वनस्पति होते हैं उनको जो पराबैंगनी किरणें आती हैं उनके दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक कौन सा है। सबसे पहला ऑप्शन है फाइकोसाइनिन, दूसरा है कैरोटीन, तीसरा है लाइकोपेन और चौथा है बिटानिन। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए फाइकोसाइनिन। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस कवक के कारण दमा रोग होता है। सो दमा रोग कौन से कवक के कारण होता है आपको बताना है। सबसे पहला है एस्पिलिजर्स फ्यूमिगेट्स, दूसरा है टीनिया पेडिस, तीसरा है टीनिया कैपिटिस और चौथा है एक्केरस स्केबिस। सो किस कवक के कारण जो है दमा रोग होता है आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं, एथिलीन पादप हार्मोन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है। और दूसरा है, हार्मोन के रूप में इसे वर्ग ने 1962 में प्रमाणित किया था। तीसरा है, यह फलों को पकाने में सहायक है एवं मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है आपको बताना है। ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है 1, 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 1 और 3 और ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी 1, 2 और 3 तीनों ही सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी हीमोफिलस पर्टुसिस नामक जीवाणु से होती है। पहला ऑप्शन है निमोनिया, दूसरा है काली खांसी, तीसरा है डिप्थीरिया या चौथा है गोनोरिया। सो हीमोफिलस पर्टुसिस नामक जीवाणु से होने वाली बीमारी के बारे में आपको बताना है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि काली खांसी। ना ये अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ विटामिन दिए गए हैं और उसकी दूसरी तरफ जो है उसके केमिकल ये दिया गया है। सबसे पहला विटामिन B2, B5, B6 और B7। तो उनका जो रासायनिक नाम है उसके बारे में बताया गया आपको। विटामिन इनमें से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन B5 जो है वो निकोटिनेमाइड के नाम से नहीं जाना जाता, ये सही नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो ये सही है लेकिन सुमेलित सही नहीं किया हुआ है।
अगला प्रश्न है सीजोफ्रीनिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है सीजोफ्रीनिया एक आनुवांशिक रोग है जो प्रायः युवा वर्ग में होता है। और दूसरा है ऐसा रोगी कल्पना को ही सत्य समझता है, वास्तविकता को नहीं। तीसरा है इस रोग से पीड़ित व्यक्ति आलसी, अलगावहीन एवं आवेशहीन होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है आपको बताना है। सबसे पहला है केवल 1 और 3, दूसरा है केवल 1 और 2, तीसरा है केवल 1, 2 और 3 और चौथा है केवल 2 और 3। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, यानी केवल 2 और 3 सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। रानीपुर वन्यजीव विहार बांदा, कतरनिया घाट वन्यजीव विहार बहराइच, महावीर स्वामी वन्यजीव विहार वाराणसी और उसके बाद है सोहागी बरवा वन्यजीव विहार महाराजगंज। देखिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एज फार एज आई नो वो है आपका ऑप्शन सी, महावीर स्वामी वन्यजीव विहार जो है ये सही सुमेलित नहीं है। ठीक है जी, आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मध्य प्रदेश राज्य से सीमा स्पर्श नहीं करता है। ऑप्शन ए है प्रयागराज, ऑप्शन बी है महोबा, ऑप्शन सी है मिर्ज़ापुर और ऑप्शन डी है हमीरपुर। अब देखिए यूपी स्पेशल क्वेश्चंस और करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न आने लगे हैं और ये प्रश्न बड़े ही इंपॉर्टेंट है, तो बड़े ही ध्यान से इन प्रश्नों को देखिएगा आप। हो सकता है आपने पहले भी देखा हो, अगर पढ़ रखा होगा तो आपका रिवीजन हो जाएगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो ज़रूर ये आपको प्रश्न कहीं ना कहीं परीक्षा में देखने को मिलेंगे, तो बड़े ही ध्यान से इन प्रश्नों को देखेंगे आप। सबसे पहला है यहाँ पे बताया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला है जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी हमीरपुर। अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जो 2011 में जनगणना हुई थी उसमें सबसे न्यूनतम जनसंख्या से लेकर के बढ़ते क्रम में आपको बताना है कि कौन से राज्य सबसे कम, उसके बाद थोड़ा ज़्यादा, उससे थोड़ा ज़्यादा, इस हिसाब से बताना है। सबसे पहला ऑप्शन है चित्रकूट, श्रावस्ती, महोबा, हमीरपुर। दूसरा है हमीरपुर, महोबा, श्रावस्ती, चित्रकूट। उसके बाद तीसरा है महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती और चौथा है श्रावस्ती, हमीरपुर, महोबा और चित्रकूट। सबसे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आपका महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर और श्रावस्ती। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों